तो राष्ट्रवाद को समझते हैं राष्ट्र के प्रति निष्ठा उसकी प्रगति, राष्ट्र के प्रति निष्ठा उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत। कहा जाए तो राष्ट्र में जितने भी कानून हैं उनके अनुसार चलना या राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा होती है, जो प्रेम भावना होती है, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब राष्ट्र के प्रति आप जिस भूमि में रहते हैं उसके प्रति आपकी प्रेम, आपकी निष्ठा, यही राष्ट्रवाद का परिभाषा है। कहा जाए तो देशभक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। देशभक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ। देखिए, हम लोग शुरू से ही जान रहे हैं कि भारत के लोगों में औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष की भावना पनपने लगी थी, लेकिन सबके भावना अलग अलग थी, कारण अलग अलग थे। आप समझते हैं इसका, इस लाइन का मतलब क्या होता है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारत के लोगों में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष की भावना पनपने लगी थी, परंतु सबकी जो भावना थी, सबका जो कारण था आज़ादी का, वो अलग अलग था। पहले तो हम लोग समझेंगे कि औपनिवेशिकवाद क्या है, औपनिवेशिक शासक किसको कहते हैं और उपनिवेशवाद क्या है। तो एक नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाकर समझते हैं। देखिए, हम लोग क्या समझे अभी, औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होता है, औपनिवेशिक शासक का मतलब क्या होता है, और एक होता है उपनिवेशवाद। देखिए, दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, दोनों एक दूसरे से संबंध है, पर दोनों के जो परिभाषा होते हैं, दोनों के जो मायने हैं वो बिल्कुल विपरीत है, दोनों अलग अलग है। पहले हम इसकी चर्चा करते हैं कि औपनिवेशिक शासक किसको कहते हैं। वैसा शासक या वैसा राज्य या वैसा देश, वैसा राज्य या वैसा देश जो कोई कमज़ोर देश या राज्य पर अपना क्या करता है, अधिकार बनाता है, और अधिकार करके उसके वहाँ के संसाधनों का उपयोग करता है, वैसे शासक या वैसे राज्य या वैसे देश को हम लोग औपनिवेशिक शासक कहते हैं। जबकि औपनिवेशिक शासक द्वारा जिस कमज़ोर राज्य पर अधिकार किया जाता है, वैसे राज्य को हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में औपनिवेशिक शासन यहाँ पे ब्रिटिश के किसके लिए यूज हुआ है, तो ब्रिटिश के लिए यूज हुआ है, और यहाँ पर उपनिवेशवाद किसके लिए यूज हुआ है, तो भारत के लिए यूज हुआ है, और यहाँ पर अंग्रेज के लिए यूज हुआ है। ठीक, अब हम लोग समझते हैं आगे। तो आगे क्या है, इस चैप्टर में हम लोग महात्मा गांधी के नेतृत्व में जितने भी आंदोलन हुए उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ, किसानों के लिए आंदोलन 1917 में हुआ, मजदूरों के लिए आंदोलन 1918 में, और रॉयल एक्ट के खिलाफ का आंदोलन 1919 में, असहयोग खिलाफत आंदोलन 1921 इत्यादि, और भी काफ़ी सारे आंदोलन हुए। तो इस पार्ट में देखिए, इस पार्ट में हम लोग 20वीं सदी के बाद की घटना का वर्णन करेंगे, मतलब 1919 या 20 के बाद की घटना का वर्णन करेंगे। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में, मतलब कक्षा 9 में भारत में राष्ट्रवाद के उदय में हम लोग पढ़ चुके हैं 20वीं सदी के पहले की घटना। अब हम लोग कक्षा 10 में दूसरी अध्याय भारत में राष्ट्रवाद में पढ़ेंगे 20वीं सदी के बाद की घटना, मतलब 1919 या 20 के बाद की घटना का वर्णन करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में है पहला विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन। तो पहला हमारा टॉपिक किस पर होगा, पहला हमारा टॉपिक होगा ये विश्व युद्ध। आप लोग को पता है कि विश्व युद्ध कब से स्टार्ट हुआ था, 1914 से लेकर 1918, लगभग 4 वर्षों तक क्या चला, विश्व युद्ध चला। 4 वर्षों तक
विश्व युद्ध चला। दोस्तों, विश्व युद्ध या कोई भी नॉर्मल सा युद्ध हो तो उसमें हानि होती है दोनों पक्ष तरफ, या तो जीतने वाले तथा हारने वाले दोनों की तरफ उतना ही हानि होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज शासक मतलब ब्रिटिश सरकार की जीत हुई थी। युद्ध में बहुत सारे खर्च हो रहे थे, सैनिक की ज़रूरत थी, आर्थिक व्यवस्था की ज़रूरत थी, बहुत सारे वेपन की ज़रूरत थी। उनको पूर्ति करने के लिए ये क्या थे, औपनिवेशिक शासन मतलब ब्रिटिश सरकार जो थे उपनिवेशवाद से कर वसूलते थे, सीमा शुल्क बढ़ा दिए थे, कर्ज ले रहे थे। तो इसी के मतलब इसी युद्ध का असर था। तो पहला विश्व युद्ध का क्या क्या असर पड़ा, जैसे भारत में आर्थिक और राजनीतिक भारत में आर्थिक, राजनीतिक एवं शासन व्यवस्था में युद्ध के बाद बदलाव देखे गए। युद्ध के नाम पे कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि और सीमा शुल्क में वृद्धि की गई। युद्ध के नाम पे क्या लिए गए, कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई और सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया। उसी समय युद्ध के कुछ समय मतलब युद्ध के ही समय भारत में क्या किया, 1917 में आयकर इनकम टैक्स जो होता है वो लागू कर दिया गया। लेकिन आयकर पे हम थोड़ा ध्यान देंगे, ये कब से चल रहा है और इसका मतलब क्या होता है। ठीक, आयकर व्यवस्था लागू की भारत में कब, 1917 में। पर इसका ये जो रूल है ये पारित हुआ था, जेम्स विल्सन के द्वारा पारित किया गया था 24 जुलाई 1860 ईस्वी को। फिर से हम लोग समझेंगे कि आयकर इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है। वह कर जो सरकारों को लोगों की आय में से लेती थी। जो अभी आप इनकम टैक्स के नाम से एकदम स्पष्ट आप समझते होंगे कि आयकर का मतलब क्या होता है, बताने की कोई ज़रूरी नहीं, इनकम टैक्स का खौफ है। बात को समझ रहे। तो भारत में जो है 1886 में प्रथम भारतीय आयकर पारित हुआ, परंतु लागू जो होता है भारत में लागू कब हुआ, 1917 में। ये बात को ध्यान रखिएगा, इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत करते हैं। 1886 में क्या हुआ, पारित हुआ, पर जो लागू कब हुआ, 1817 में। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, इसका प्योर पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा एडू 99 पर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे इस पीडीएफ को, फिर आप डाउनलोड करके अपना नोट्स बना सकते हैं, बाद में इसको आप समझ सकते हैं। और क्या क्या बदलाव आए प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो यहाँ पे क्या किया गया, गाँव के लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया गया, जिससे क्या हुआ, गांव के लोगों में क्या था, आक्रोश की भावना फैल गई थी। गांव के लोग क्या हुए थे, गुस्से की भावना में थे। ठीक, गांव के लोगों में आक्रोश की भावना होने लगी थी। अब यहाँ पे 1918 और 21 में देश की फसल खराब हो गई थी। क्या हो गई थी, देखिए उसी समय क्या हुआ था, कर में वृद्धि हुआ था, और उसी टाइम क्या हुआ था, भगवान की कृपा देखिए या भगवान का कहर देखिए, 1918 और 21 में देश में जो फसल की खराबी हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की कमी हुई थी। कब हुई थी, 1918-21 में देश की फसल खराब होने के कारण खाद्य पदार्थों में क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। और उसी टाइम 1921 के जनगणना के अनुसार देखिए उस टाइम एक महामारी हुआ था, फ्लू फैल गया था। उस फ्लू में करीब 120 से 30 लाख लोग मारे गए थे। महामारी फ्लू फैल गया था। 1921 के जनगणना के अनुसार देश में करीब 120 से 130 लोग मारे गए थे, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी है। हाल ही में आप मतलब कोरोना से तो परिचित हैं, खौफ है भाई, डंडा का खौफ अभी तक था, तो कोरोना से तो आप परिचित हैं। सोच सकते हैं कि उस समय 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है हमारा सत्याग्रह का विचार। यहाँ पे हम समझेंगे सत्याग्रह का विचार। दोस्तों, सत्याग्रह सब कहते हैं किसको है, तो सत्याग्रह कुछ नहीं है, आंदोलन है। क्या है, आंदोलन है। तो ये कैसा आंदोलन है, हिंसात्मक नहीं, या अहिंसात्मक आंदोलन को ही हम लोग सत्याग्रह कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। दोस्तों, सत्याग्रह आपको पता है सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। दोस्तों, हम जो हमारे भारत में ये जो सत्याग्रह का जो आंदोलन का जो विचार है वो किसके द्वारा आया था,
तो ये हमारे महात्मा गांधी के द्वारा आया था। तो महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं। महात्मा गांधी कहाँ चल गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका चल गए थे। कहाँ चल गए थे? दक्षिण अफ्रीका चल गए थे अपनी वकालत की पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। और वहीं पर महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ है वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। देखिए यहाँ पे दो बात होती है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है और किस टॉपिक पे हुआ था? तो नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ सफलतापूर्वक, और इस आंदोलन में वो सफल रहे थे। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ था जो सफलतापूर्वक रहा। ठीक, यहाँ पर आंदोलन होने के बाद महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। 1915 मतलब 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इसी 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी भारत लौटे थे। इसी के दिन को याद करते हुए हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था। अब यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पे हमने दो बात कही। पहला, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन भारत में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत में पहला आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था। बात को समझे। यहाँ पे क्या बोले हमने कि महात्मा गांधी का पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। और लेकिन महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन 1917 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? भारत में पहला आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में हुआ था, जो कि बिहार के चंपारण में हुआ था। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे ये जो आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन क्यों हुआ था। तो ये आंदोलन नील की खेती करने के खिलाफ किया गया था। आपको पता होना चाहिए, एक बार जिस भूमि पर नील की खेती की जाती है वह भूमि बंजर हो जाती है, उस पर कोई अन्य फसल आप नहीं लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता था, भूमि किसानों से खो जा रही थी। भूमि मतलब जो किसान थे वो अपनी मर्जी से खेती नहीं कर पा रहे थे, और करते भी थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था और नील की खेती जबरन उनसे करवाया जाता था। तो उसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी को भारत में पहला आंदोलन किया। दूसरा आंदोलन 1917 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में किसान की मदद के लिए किया था। ठीक, बात को समझिएगा धीरे धीरे। 1917 में भारत में पहला आंदोलन बिहार के चंपारण में किया था। नील की खेती करने के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था। दूसरा आंदोलन 1917 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में किया था। तो किसान की मदद करने के लिए, यहाँ पर भी किसानों को ही मदद करने के लिए 1917 में गुजरात में महात्मा गांधी का भारत में दूसरा आंदोलन हुआ। ठीक, इसी के बाद लगातार यहाँ पे सफलता मिलते रही, जिससे महात्मा गांधी का हौसला बढ़ा और पुनः 1918 को अहमदाबाद में सूती कपड़े के कारखाने में काम कर रहे मजदूरों के लिए मदद के लिए उन्होंने आंदोलन किया। यहाँ पे लगातार भारत में आए 1917 और 1918। 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती के खिलाफ आंदोलन किया। यह आंदोलन भारत में पहला था, महात्मा गांधी के लिए भारत में पहला था। लेकिन महात्मा गांधी का पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ, ये भी सफल रहा। और 1917 में बिहार के चंपारण, यह भी आंदोलन सफल रहा। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़े जिले में जिन्होंने किसान की मदद के लिए किया था, यह भी आंदोलन सफल रहा। और पुनः 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ों के कारखाने में काम कर रहे मजदूरों की मदद के लिए किया गया था, ये भी आंदोलन क्या हुआ, सफल रहा। ठीक, अब हमारा दूसरा है 1.2 रोलेट एक्ट। यह क्या है? तो यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। मतलब इसी के खिलाफ, मतलब
इसके खिलाफ आंदोलन हुआ था। रोलेट एक्ट के खिलाफ क्या था, महात्मा गांधी के ही नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। ठीक, यह क्या थी, मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता था, जिस तरह हमने बताया कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, तो कुछ तो एक्टिविटी होते रहता होगा, कुछ तो गतिविधियाँ, मतलब ब्रिटिश सरकार भारत के लोगों के बीच कुछ तो मतलब गतिविधियाँ देखते होंगे। इसी को दबाने के लिए जब कोई लोग आपस में कुछ एक्टिविटी या कुछ गतिविधियाँ करते थे, बिना कुछ मुकदमा चलाए उसे 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। इसी के खिलाफ एक आंदोलन हुआ। ठीक, तो हम लोग समझेंगे ये जो रॉयल एक्ट है ये किसने पारित किया, तो इम्पीरियल, किसने पारित किया, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पारित किया। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पारित किया। इसके खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल होने लगे। अमृतसर में 10 अप्रैल को पुलिस ने शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। यहाँ पे हम समझेंगे इस आंदोलन के खिलाफ 10 अप्रैल अमृतसर में कुछ लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकाले थे और उसी जुलूस पर अंधाधुंध 10 अप्रैल 1919 को गोली चला दी गई थी। ठीक, और इसी के बाद मार्शल लॉ लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था, तो मार्शल लॉ लागू किया था। अब मार्शल लॉ का जो देख रेख था, सारी कमान किसके हाथों में थी, तो जनरल डायर के हाथों में थी। अब ये जनरल डायर को अभी कौन नहीं जानता, आप लोग विकी कौशल को तो जान रहे होंगे। उनका एक मूवी आया था उधम सिंह, जो लंदन में जाकर सबके सामने जिसको गोली मारा वही है जनरल डायर, और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। उसका भी हम लोग इस टॉपिक में अभी के अभी इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो अब हम समझते हैं क्या यहाँ पे मार्शल लॉ क्या है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे मार्शल लॉ क्या है। तो मार्शल लॉ ज़्यादा कुछ नहीं है। मार्शल लॉ, इस लॉ के तहत सारी पावर सैनिक के पास होती थी, मतलब उन्हें कोई भी एक्शन लेने का अधिकार ऑटोमेटिक उसके पास था, वो सरकार को जवाबदेही नहीं थी। इसलिए अपने मन से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चला दी गई थी। ठीक, इसलिए अपने मन से जनरल डायर ने जलियांवाले बाग हत्याकांड में क्या किया था, गोली चला दी गई थी। ठीक, यहाँ पे जनरल डायर को हमने ज़्यादा हाईलाइटेड किया क्योंकि इसको आप मन में कभी भड़ास आपका हो तो आप इसको रखिए सामने में, और जितना आप भड़ास निकाल सकते हैं निकाल दीजिए। बात को समझ रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, हमारे इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना में मानवता को शर्मसार किया है ब्रिटिश सरकार की जो अन्यायपूर्ण, यहीं से हमको देखने मिलता है कि हमारे साथ कितना अन्याय हुआ है जब ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में। तो आप लोग समझते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस घटना के क्रम में जनरल डायर के आदेश पर, देख रहे हैं दुश्मन को, जनरल डायर इसी को ठोका था। उधम सिंह, विकी कौशल जिन्होंने रोल किया, उनका नाम, जिनका रोल किया है उनका नाम है उधम सिंह। उन्होंने ही लंदन पे जाकर इसको गोली से सबके सामने मारा था। जनरल डायर के आदेश पर करीब 400 लोग, आप समझ रहे, करीब 400 लोग एक मैदान में खड़े होकर गोलियों से उनको भून दिया गया था। गोलियों से करीब 400 लोगों को भून दिया गया था। जनरल डायर सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे। देखिए दोस्तों, जनरल डायर का मकसद था कि जो भी सत्याग्रह हो रहे हैं, जो भी मतलब आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों के जहन में, मन में दहशत की भावना पैदा करना था। इसलिए उन्होंने, देखिए उस टाइम क्या हुआ था, बैसाखी का पर्व चल रहा था और यहाँ पे ये चल रहा था, क्या था, मार्शल लॉ उन लोगों को पता ही नहीं था और सभी लोग इकट्ठा हुए थे उस बाग में। बैसाखी का पर्व था, बैसाखी का मेला था, सभी लोग इकट्ठे हुए थे और मार्शल लॉ के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। और अचानक से जनरल डायर, वो जो जलियांवाला बाग था वो चारों तरफ से घेराबंदी किया हुआ था। केवल एक रास्ते या 2 रास्ते थे और सामने में ब्रिटिश सरकार के कुछ सैनिकों थे।
और जनरल डायर के आदेश पर ही गोली से भून दिया था। जैसे इस घटना का पता पूरे देश में फैला, इस घटना का जो खबर जब जैसे ही पूरे देश में पड़ा, तो इस घटना के बहुत ही दुष्कर्म परिणाम आए अपने देश में। तो पहला क्या था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो खबर है वो पूरे देश में क्या हुआ, फैला। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो खबर है पूरे देश में फैलने लगी। लोग सड़क पर उतरने लगे, हड़ताल होने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगा। अब इस बढ़ती हुई आक्रोश को दबाने के लिए कुछ तो ब्रिटिश सरकार कदम उठाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को अपमानित करना स्टार्ट किया। जो क्रांतिकारी लोग थे उन्हें अपमानित करना स्टार्ट किया। सत्याग्रहों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। सरकार पर सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहब को सलाम करने पर मजबूर किया। उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो आक्रोश बढ़ा था उसमें क्या था, आपको पता है कौन लो, मार्शल लो चल रहा था देश में। उसमें क्या हुआ था, सारा पावर सैनिक का हाथ में था। तो सैनिक अपने मर्जी से जो चाहे वो कर रहे थे बिना सरकार को इन्फॉर्मेशन दिए। और सरकार भी कौन थी, तो ब्रिटिश सरकार थी। भला क्या फ़र्क पड़े, ठीक। तो सरकार सड़क पर घिसट कर चलने का और सारे साहबों को क्या था, सलाम करने का मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए, गाँव में क्या क्या बम बरसाए गए, गाँव में बम बरसाए गए। अब हम लोग समझते हैं। हाँ देखिए, इसी दौरान जब ज़्यादा हिंसा यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे हम लोग हिंसा कर रहे हैं, ज़्यादा क्या हो गया, हिंसा फैलने लगा, ज़्यादा यहाँ पर हिंसा फैलने लगा। इसी हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। यह बहुत मुख्य पॉइंट है। गांधी जी का सबसे सत्याग्रह शांति से, और यहाँ पे भारत में ज़्यादा आंदोलन आक्रोश फैलने लगा। इसी को देखते हुए आंदोलन क्या किया, वापस ले लिया। आप समझते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा समझते हैं। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। किसकी हार हो चुकी थी, ओटोमन तुर्की की हार हुई थी। अब विजयी कौन हुआ था, ब्रिटिश सरकार। इस हार के बाद इस्लामिक विश्व नेता, जिसको हम लोग खलीफा कहते हैं, खलीफा वाला कंसेप्ट आप मुगल इमरान से जब पढ़िएगा तो आपको यहाँ खलीफा समझ में आ जाएगा। इसका मतलब होता है जितने भी मुस्लिम देश थे सब के एक होता है ना ऑनर, तो यहाँ पे तुर्की में बैठा हुआ खलीफा था का पद को नष्ट कर दिया गया। कोई खलीफा वाला कंसेप्ट आप नहीं रहेगा। इसी का आक्रोश पूरे विश्व में, मुस्लिम समाज के पूरे विश्व में पड़ा था। मुस्लिम समाज के पूरे विश्व में पड़ा था, पूरे विश्व में आक्रोश था इसका, ठीक। खलीफा वाला जो कंसेप्ट है वो क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन हुआ। आप समझिएगा, मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन हुआ। ये खिलाफत समिति इसी को देखते हुए किया गया था, यही खलीफा को ही देखते हुए खिलाफत समिति का गठन हुआ। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यहाँ से आंदोलन होना स्टार्ट हो गया। पहले क्या थे लोग, पहले महात्मा गांधी का सोच था कि बिना मुस्लिम को अपने मिलाए बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता था। तो एक अपॉर्चुनिटी था किसके पास, तो महात्मा गांधी के पास। उन्होंने इन्हें अपने स्वराज आंदोलन में आमंत्रण किया और मिलकर आंदोलन करने का फैसला किया, एक बड़ा आंदोलन का रूप दिया। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि खिलाफत समिति का गठन, दो भाई थे, एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरा का नाम था शौकत अली। ये दोनों भाई थे। इन्हीं दोनों भाई ने मिलकर मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया। खिलाफत आंदोलन के समर्थन के और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। अब यहाँ पे समझेंगे यहाँ कह क्या रहा है, ये खिलाफत आंदोलन के समर्थक स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। खिलाफत आंदोलन भी हो रहा था और स्वराज के लिए जो असहयोग आंदोलन था उसका भी शुरुआत हुआ। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि असहयोग है क्यों। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी बहुत ही भोले थे। उनको लग रहा था कि असहयोग आंदोलन है क्यों। अपनी प्रसिद्ध बुक हिंद स्वराज 1904 में जो लिखे थे, किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी। आपको पूछा जा सकता है ये प्रसिद्ध बुक हिंद स्वराज की रचना किसने की, तो महात्मा गांधी ने की।
भारत में ब्रिटिश सरकार भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित। उनमें लिखा गया है कि भारत में जो ब्रिटिश सरकार जो जो शासन कर रहे हैं वो किसके सहयोग से कर रहे हैं, तो भारत के ही सहयोग से कर रहे हैं। ये बात तो सही है। अगर हम उन्हें पनाह नहीं देते तो वो यहाँ पर बिजनेस नहीं कर पाते और वो इतने दिन राज नहीं कर पाते। तो उनका यही कहना था। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे स्वराज का मतलब असहयोग आंदोलन क्या है। तो इस आंदोलन के तहत एक प्लानिंग के तहत लोग अपनी पद लौटा रहे थे। जैसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सरकारी नौकरी दिया गई थी, किसको दिया गया था ये नौकरी, भारत के लोगों को जो सरकारी नौकरी मिली थी, सेना में जो थे, पुलिस में थे, अदालत में जो कुछ वकालत कर रहे थे, विधायी परिषद और उसको इत्यादि, ये सारे लोग क्या कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे उनके कामों का, उनके मतलब जितने भी ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार करे थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, मतलब इस आंदोलन के तहत यही सब हो रहा था। कांग्रेस के कुछ लोग इसमें सहयोग देना नहीं चाहते थे। वे विधायी परिषद में होने वाले चुनाव को बहिष्कार नहीं करना चाहते थे। कांग्रेस के कुछ लोग थे जो भारतीय ही थे, वो आंदोलन में साथ नहीं दे रहे थे, जबकि विधायी परिषद में जो चुनाव होने वाले थे उसको भी वो बहिष्कार नहीं करना चाहते थे। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति मिल गई। मतलब 1920 से यहाँ से स्टार्ट हुआ असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे कि आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं के बारे में बताया जाएगा। मतलब पार्ट 2 में आपको आंदोलन के भीतर जो अलग अलग धाराएं हुई है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। एक आवश्यक सूचना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लस अगर आप पार्ट 2 वीडियोस का देखना चाहते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और एडियो 99 पे जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल ही न्यू चैनल है, आप सब्सक्राइब देखकर बता सकते हो ये बिल्कुल न्यू चैनल है जो कि स्पेशल बिहार बोर्ड हिंदी बैच या बिहार बोर्ड हो या अन्य हिंदी बैच हो उसके लिए ये लॉन्च किया गया है हम लोगों के माध्यम से। प्लस इस PDF नोट्स पाने के लिए जितने भी इस चैनल पे पढ़ाई किया जाता है, इसका एक PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ना वो कहीं और नहीं बल्कि डिस्क्रिप्शन पे है। साथ ही अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ला सके और आपको एक सही जानकारी दे सके ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सके। बिल्कुल दोस्तों, मज़ा आने वाला है बिल्कुल पढ़ने में। चैनल पे बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।